हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 9th चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर की। यस, हमारा ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरा टारगेट था अक्टूबर एंड के पहले मुझे मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट करना था। एंड एसएसटी हो चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जो है हमारा हो गया। ज्योग्राफी आज लास्ट चैप्टर है हमारा। हमने लास्ट इसके 8th चैप्टर में जो देखा था, जो हमने देखा इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी ऑक्यूपेशन वीडियो अगर आपने देखा है तो उससे आपको पता चल गया कि देयर आर प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर। एंड अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है एंड अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि उस चैप्टर में हमने सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सारी चीजें कवर की थी। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर 9th में, एक तरह से उसका ही एक्सटेंशन पार्ट है जिसमें हम थर्ड टाइप, दैट इज द टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आता है टूरिज्म, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सो ये जो पूरा है उसके बारे में ये चैप्टर है, चैप्टर 9th ज्योग्राफी का। सो लेट मी क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत प्यारे प्यारे आपको एसएससी के वीडियोस मिलेंगे। एंड यू नो शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, शेयर करिए अपने दोस्तों में, रैंडम आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे। गेट मी मोर सब्सक्राइबर्स। ओके, सो आई गेस इतना वीडियो ठीक है। एंड लेट मी थोड़ा जूम कर लेते हैं टेक्स्ट बुक को, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ स्टडी करने वाले हैं हम लोग आज। सो थोड़ा आपको दिखे। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक दूसरे ब्राउजर में पीडीएफ ओपन करके रखिए, या हो सके तो दूसरे मोबाइल में ही पीडीएफ ओपन करके रखिए। एंड खुद से मेरे आंसर करने से पहले खुद से आप पहले थोड़ा सा ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकली ग्राफ आना चाहिए। हालांकि मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा स्टिल। So, as you can see the textbook, tourism, transport and communication, which is basically the service sector, tertiary sector, third type of जो इकोनॉमी में योगदान अपना देता है, that is tourism, transport and communication. ब्राजील इंडिया का हमारा कंपैरिजन चल रहा है स्टार्ट ऑफ द ईयर से। हमने हर तरह का कंपैरिजन कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लोकेशन एक्सटेंट से लेके पॉपुलेशन से लेके किस तरह का वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन है वहां पे, कैसे लोग रहते हैं, क्या एवरीथिंग हमने कंपेयर किया। दिस इज द लास्ट चैप्टर आपका। एंड बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मैप्स एंड बहुत कुछ है इसके अंदर प्यारा सा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टूरिज्म, ट्राई दिस, पहली एक्टिविटी दे दिया हमें। ऑन द बेसिस ऑफ द things you know about Brazil, make a list of places in Brazil you would like to visit. Okay, which factors, characteristics of Brazil make it good tourist place? What types of tourism will be developed here? Discuss with your friends and show the classification. तो ये प्रैक्टिकली एकदम पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको अब तक जो मैंने ब्राजील के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हमने जो साथ में ब्राजील के बारे में पढ़ा, सो आपको कौन सी जगह देखने का बहुत मन हो रहा है। तो अगर मुझे टॉप ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में जो प्लेसेस आ रहा है, तो आई वांट टू सी ब्राजीलिया द कैपिटल। आई वांट टू गो क्राइस्ट रिडीमर का जो जहां पे ये लगा है रायो डी जेनेरो में, माउंटेन पे जो स्टैचू है क्राइस्ट का, वो मुझे देखना है। एंड इतने मूवीज में देखा है अमेजोन अमेजोन अमेजोन। सो मुझे एक बार अमेजोन जंगलों में जाना बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट वुड बी माई प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस जो मुझे जाना पसंद होगा। सो व्हाट मेक्स ब्राजील, यही सब प्लेसेस उसे ब्राजील को बहुत बेहतरीन बनाता है। सो दैट वुड बी द आंसर टू दिस। एकदम पर्सनल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ खास बताने जैसा नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स, आपको जो फील होता है ब्राजील के बारे में। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सबसे पहले एक ग्राफ दिख रहा है आपको, दैट इज नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। ओके, कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट, यानी कि दूसरे कंट्री के लोग वहां पे विजिट करते हैं, वो सारे के सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो जाएंगे हमारे लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री अट्रैक्टेड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 1995। तो बहुत स्मॉल लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा है। ये पहला ईयर 1995 ही है, एंड फिर 2000 है, फिर 2005, यानी 5 इयर्स का गैप है। एंड ऑन द वाई एक्सिस नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ लैख, दैट इज 20 lakhs,
40-20, तो 2020 के ऊपर से बढ़ रहा है वो। सो 95 में एकदम क्लोज दिख रहा है, बट आई कैन सी दैट कि ब्राजील की लाइन नीचे से स्टार्ट हो रही है। इट मींस इंडिया का इंटरनेशनल टूरिज्म ज्यादा था, आई कैन से दैट। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस प्रॉपरली, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट आई कैन सी कि ब्राजील की लाइन नीचे से स्टार्ट हो रही है ऐसे। सो आई एम गेसिंग कि इंडिया ऊपर है। सो 95 में I'm gonna say my answer is gonna be India. India attracted more tourism in 1995, international tourism, यानी कि बाहर के कंट्री के लोग हमारी कंट्री को विजिट करने आए। In which country did more international tourists arrive in the year 2000? 2000 का एकदम क्लियर है, ब्राजील में, ब्लू लाइन ब्राजील की है, ब्राजील में ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए कंपैरेटिवली इंडिया के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। In which year can an increase be seen in the number of international tourists in India? तो कौन से years में इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली ब्राजील से? सो इंडिया का ज्यादा 95 था, विच ईयर, तो हमें ईयर्स लिखने हैं, 95 है, फिर 2000 में ब्राजील ज्यादा था, 2005 में ब्राजील ज्यादा था, 2010 में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया ब्राजील को, और उसके बाद तो एकदम देखिए प्यारा सा हमने एक चढ़ान ले ली है, एंड हम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं इन 2015, एज ऑफ 2015। सो दैट इज 1995, 2010 एंड 2015, ये सालों में इंडिया का इंटरनेशनल टूरिस्ट सबसे ज्यादा था कंपैरेटिवली ब्राजील से। What was the number of international tourists in year 2015 in both the countries? What was the difference? तो 2015 का अगर ग्राफ चेक करें तो ये नंबर ट्रैक करूंगा यहाँ पर, तो अराउंड आई एम गोना से 130, 140 एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, 130 आई एम गोना से फॉर इंडिया, एंड ब्राजील का ट्रैक करूंगा तो आई एम गोना से अराउंड 60। तो मैं 130 और 60 नंबर के हिसाब से बताऊंगा तो दैट इज 70 लाख का डिफरेंस है। 70 लाख पीपल, इंटरनेशनल पीपल हमारे यहाँ पे थे, टूरिस्ट घूमने के लिए सिर्फ आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतने लोग हमारे यहाँ पे आके हमारे सर्विसेज इस्तेमाल करके हमें हमारे इकोनॉमी में हेल्प कर रहे थे, जीडीपी में हेल्प कर रहे थे। ओके, सो इसलिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? तो दोनों का हमने ये बता दिया, 130 लाख इंडिया में टूरिस्ट थे, 60 lakhs ब्राजील में टूरिस्ट थे, डिफरेंस 70 lakhs का आता है। What could be the reasons of increase in the tourist in India after the year 2010? तो 2010 के बाद ये इतना सॉलिड वाला क्या ऊपर जो ग्राफ गया है, तो क्या उसका रीजंस हो सकता है? तो बेटर सर्विसेज, हमारे यहाँ पे बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म में दिखाने लग गए, बेटर हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूनेस्को साइट्स, यूनेस्को हमने देखा था राइट, बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स डिक्लेयर हो गए, हमने बेटर हमने वीडियोस बनाना चालू कर दिया था, टीवी पे एड्स आते थे, एमपी गजब है, फिर इनक्रेडिबल इंडिया करके हम लोग, सो ये सब प्रमोशन, गुजरात टूरिज्म, सो ये अलग अलग हमने प्रमोशन करना चालू कर दिया होगा, मार्केटिंग टेक्निक्स कर दिए होंगे, बेटर मेंटेन करना चालू कर दिया हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को, जिससे ये सीधी सी बात है अट्रैक्शन बढ़ गया। ओके, एंड इंडिया इज ऑलरेडी नोन एज एकदम ही मिस्टिकल जगह, स्पिरिचुअल, सो फॉरेनर्स लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये सारा चीजें, सो वो काफी हमारे यहाँ पे इंटरेस्टेड है आना। सो दैट वुड बी द रीजंस, यू कैन राइट। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये सारी चीजों का, लेट्स रीड दैट। ब्राजील, clean white sand beaches, attractive sea coast, beautiful islands, orchards, deep dense forest of Amazon, various birds and animals attract lots of international tourists here. तो क्वेश्चन उन्होंने ऊपर ही पूछा था कि क्या रीजन हो सकता है कि ब्राजील में टूरिज्म इतना है, तो ये सारे रीजंस है आपके, ये आंसर्स है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स दीजिए। प्रैक्टिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैठ के पूरा आंसर फॉर्मेट तो बनाता नहीं हूं, लेकिन ये जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आपके टेक्स्ट बुक में ही आपके नोट्स है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, आपका यही काम है एज अ स्टूडेंट इन एसएससी, आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस रिगार्डिंग नोट्स, कुछ मैं बनाऊंगा आगे जाके रिवीजन लेक्चर्स के टाइम पे, बट आपको ये समझना है एज अ स्टूडेंट आपका उतना कॉग्निटिव अब डेवलप होना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन को समझ के मार्क कर सके। टेक्स्ट बुक में ही सारे आंसर्स है, पूरा टेक्स्ट बुक ही आंसर्स है, बस उसे
पॉइंट फॉर्मेट में लिख देना है आपको, पॉइंट वाइज लिख देना है आपको। सो ये आपको समझना है। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स कि टूरिज्म ब्राजील में बहुत बेहतरीन है, तो दीज आर द रीजंस। क्लीन व्हाइट सैंड बीचेस, वहां पे व्हाइट सैंड बीचेस है और बहुत क्लीन है। अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, वहां पे बहुत सारे वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स हमने देखे थे, राइट, वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन में। सो ये सारे रीजंस हो गए उसके। द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजीलिया इज ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ब्राजीलिया जो कैपिटल सिटी है वो भी बहुत प्यारा अट्रैक्शन है। सिटीज लाइक रियो डे जेनेरो, दिस प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज बॉदरिंग मी, रियो डी जेनेरो एंड थोड़ा सा ऊपर एंड साओ पोलो। साओ पोलो ये जो हमारे एकदम कोस्ट पे आते हैं, ये भी बहुत बड़े सिटीज है। हमने देखा था मैक्सिमम पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन वहीं पे कंसेंट्रेटेड है इतनी जगह में, राइट, आर द लार्ज सिटीज विच अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ tourism. Tourism is an important economic activity in several regions in the country. So looking at the sensitivity of the natural resources in Brazil, ecotourism is developing at a faster rate in Brazil. इसका मतलब क्या होता है, जितना natural resources है उस हिसाब को देखते हुए, ब्राजील में जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको देखते हुए इको टूरिज्म बहुत फास्ट रेट में डेवलप हो रहा है। ना व्हाट इज इको टूरिज्म? ये एक तरह का नया फॉर्म ऑफ टूरिज्म डेवलप हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। एकदम सिंपल, इको टूरिज्म इज बेसिकली नेचर से रिलेटेड, नेचर को प्रमोट करता है वहां पे, यानी लोगों को सेक्लूडेड जंगलों के बीच में टेंट वगैरह बना के वैसे जगहों पे रहना, नेचर से क्लोज बेसिकली जो होता है उसे इको टूरिज्म कहते हैं, जो आपके नेचर के लिए बेटर होता है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा फास्टर रेट में डेवलप हो रहा है ब्राजील में। नेक्स्ट हमें 9.2 एक्टिविटी दी है, कैन यू टेल, लेट्स रीड दिस। बार ग्राफ कंपाउंड बार ग्राफ दिख रहा है ये दो दो साथ में। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म विच इज ब्लू कलर, यानी कितने लोग टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो दिया है। एंड रेड में दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, और वो लोग कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो दिया हुआ है। वाई एक्सेस पे सीधी सी बात है परसेंटेज में ही नंबर्स दिए हैं। लेट्स रीड दैट, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन हियर। तो अभी मैंने जैसे बोला बार ग्राफ है ये, लेकिन दो दो बार ग्राफ साथ में है तो उसे कंपाउंड बार ग्राफ कहते हैं। सो आंसर इज कंपाउंड बार ग्राफ। व्हाट डज द ग्राफ शो? तो ये भी मैंने जस्ट अभी बताया कि इट इज शोइंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म इन ब्राजील एंड इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी बाय ब्राजील एंड इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, कितना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। Which countries tourism has a larger share in the contribution towards GDP? तो कौन से कंट्री का ज्यादा है, आप खुद देख के बता सकते हो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कौन ज्यादा कर रहा है। तो रेड वाला इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड इट इज क्लियरली सीन कि ब्राजील का कंट्रीब्यूशन इंडिया से ज्यादा है। Which country has a larger population engaged in tourism sector but contributes lesser in GDP? तो पॉपुलेशन किसका ज्यादा इन्वॉल्व है ये सारी सर्विसेज में, टूरिज्म वाली एक्टिविटी में कौन ज्यादा इन्वॉल्व है, कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया ज्यादा इन्वॉल्व है ब्राजील से कंपेयर करने में, तो इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉजिक समझना है कि भले आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया के लोग ज्यादा इन्वॉल्व है और जीडीपी हमारा जितना पॉपुलेशन है उससे कम आ रहा है, जबकि ब्राजील में कम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और वो लोग ज्यादा जीडीपी दे रहे। तो याद रखो कि पॉपुलेशन में कितना फर्क है। इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना वास्ट है एंड ब्राजील का पॉपुलेशन कितना कम था, राइट। सो उसके हिसाब से भी ये नंबर थोड़ा सा रॉन्ग इंडिकेट करता है, ओके, और जीडीपी हमें कम दिखाता है, ओके। सो लेट्स रीड द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। As shown in figure 9.1, the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil. तो ये हमने देखा 2015 में इंडिया में ज्यादा टूरिस्ट आए थे इंटरनेशनल। Even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil. तो अगर इतना बड़ा डिफरेंस है, 2015 में हमने देखा 130 lakhs हमारे यहाँ पे लोग आए थे, फिर भी हमारा टूरिज्म सेक्टर में जीडीपी में क्यों ब्राजील से पीछे दिखा रहा है? तो मैंने आपको वही बोला कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना वास्ट है, तो उसका 10%, 100 का 10% और 200 का 10% दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो ये आपको लॉजिक समझना है। 10% बोला तो ऐसा नहीं है कि 10% में ब्राजील ज्यादा दिखा रहा है ग्राफ वाइज। 10% 20 का निकालूंगा तो 200 का निकालूंगा तो 20 होता है, और 100 का निकालूंगा तो 10 ही होता है। तो ये थोड़ा आपको कंसेप्ट समझना है कि ब्राजील का पॉपुलेशन ही छोटा है और इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके। इसलिए वो जीडीपी में जो डिफरेंस है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमारा ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन है।
Even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil. Apart from this, the proportion of Indian population, देखो वही बात कर रहे हैं ये लोग, apart from this, the proportion of Indian population engaged in tourism proportion is higher than Brazil. This is primarily dependent on the size of the population of those countries and the size of the GDP. तो हमने 9.2 में देखा कि इंडिया का ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन जितना है उससे कम है, एंड ब्राजील का रिवर्स है. तो ये साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूं. अकॉर्डिंग टू दिस, population of India is more than Brazil, and so is its GDP. As the GDP of India is higher than Brazil, and so also its population, therefore the contribution of tourism to GDP appears lesser than Brazil, and population engagement seems higher. तो यही टेक्निकल बात पूरा वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भले ग्राफ में देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा एंगेज है और जीडीपी कम है, जबकि ब्राजील का कम पॉपुलेशन एंगेज है और जीडीपी ज्यादा है कंट्रीब्यूशन. ओवरऑल साइज ऑफ परसेंटेज है ये, ठीक है, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो ब्राजील से बहुत ज्यादा ही निकलेगा. ओके, सो ये आपको समझना है लॉजिक, जो इन्होंने बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स पूरा इस्तेमाल करते हुए ये लाइन लिखी है. लेट्स रीड अहेड. Think about it. What are the factors responsible for development of these tourism sites in Brazil? तो ब्राजील में जो टूरिज्म साइट्स है अलग अलग, वो क्यों इतने बेहतर है? तो अगेन वही बात हो गया जो ऊपर हमने आंसर पढ़ा था कि बहुत ही वाइट सैंड क्लीन बीचेस है वहां पे, बहुत ही प्यारे सीनिक ब्यूटीफुल प्लेसेस है, टूरिज्म स्पॉट इतना अच्छा डेवलप है, अमेजॉन बेसिन्स एंड ये सब देखने लायक चीज है, फॉरेस्ट वगैरह, नेचुरल वेजिटेशंस एंड एनिमल वाले, वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर में देखा था कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स है वहां पे. सो ये सब देखने वाली चीज है. तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए टूरिज्म डेवलपमेंट के. इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे. इट इज सीन इन फिगर 9.1 दैट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. हमने देखा कितना सॉलिड वो ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, राइट? सो इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010. और 2010 के बाद ही हमने देखा एकदम मतलब स्टीप हमने पूरा ग्राफ देखा ऊपर की तरफ. This increase in the number of international tourists is consistent. ये consistent है, यानी कि बढ़ते ही जा रहा है. Foreign tourists visit India for heritage, adventure, cultural, health and business tourism. तो ये अलग अलग reasons है हमारे यहाँ पे वो लोग आते हैं. Eco tourism is also being given boost in India. तो अभी ऊपर हमने बात की थी कि eco tourism क्या है. Eco tourism यानी अगेन नेचर से रिलेटेड आपको सेक्लूडेड जगह पे एकदम प्लेस, बेसिकली नेचर वाइज वाला टूरिज्म को प्रमोट करना, एकदम मटीरियलिस्टिक टूरिज्म नहीं जहां पे सब कुछ आर्टिफिशियली सब बना है या वैसा कुछ, नेचर से रिलेटेड एकदम ऐसे जंगलों के बीच में आपको कैंप वगैरह, लेक के किनारे, रिवर के किनारे आपको प्यारा सा प्लेस दिया है. तो ये सारा हमने नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है और उसमें हम जो लोगों को फैसिलिटी दे रहे रहने का, तो उसे इको टूरिज्म कहते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है वैसा. आगे रीड करेंगे. कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस. तो हेरिटेज ऑफ इंडिया पूरा हिस्ट्री में हमने यही पढ़ा था, एंड स्पेशली द चैप्टर ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया टूरिज्म, जो हिस्ट्री का चैप्टर था हमारा, शायद मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर ही वो था, लास्ट या सेकेंड लास्ट. हमने देखा था कितने अलग अलग प्लेसेस हैं इंडिया में देखने के लिए, और उससे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और उसमें कितनी कितनी अलग अलग एक्टिविटीज है जिसमें आप काम कर सकते हो और एंगेज हो सकते हो प्रोफेशनली. सो उस वो भी हेल्प करता है हमारे को यहाँ पे, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज और देता है. बहुत प्यारे फोटोज दिए. ये सारे फोटोज कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी, अजंता केव्स के, ब्राजील के कोस्ट के, फिर फुटबॉल स्टेडियम आपको दिख रहा है विच इज इन ब्राजील, मानोआस, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, मानोआस, दैट्स इन ब्राजील. गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेवरेट स्पॉट होता था पहले का ये मेरे. फिर बीच दिया है, रायो डी जेनेरो का बीच दिया है, एंड आसाम, गुवाहाटी आसाम, जो कि एकदम आपको लगेगा कि आसाम कौन घूमने जाता है, बट एज यू कैन सी इतना प्यारा फोटो है ये, एंड जरूर जाने का मन करेगा आपका ये देख के. सो दैट इज सम टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाए हमारे इंडिया एंड ब्राजील मिक्स.
नेक्स्ट हमें मैप दिया है ऑफ मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स विच इज इंक्लूडिंग ऑल द मेजर रोड्स बने हैं, अदर रोड्स, रेलवेज, कैपिटल सिटी दिया है, कैपिटल सिटी ब्राजीलिया है, एक टूरिस्ट प्लेसेस अलग अलग मार्क किए हैं विथ स्मॉल सर्कल, एंड एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स दैट इज सी पोर्ट्स, ये सारा मैप में दिखाया हुआ है. सो कुछ चीजें रीड करेंगे. आई एम गोना मार्क इट आउट. I'm gonna use a color which is seen in this. Blue color मेरे ख्याल से ठीक रहेगा. I don't know if you can see the blue color in this. Okay. Okay, I'm gonna go with the blue color. Okay, yes. So, okay. So यहाँ पे as you can see, एयरपोर्ट्स अगर बोलूं तो टुवर्ड्स साउथ में बहुत सारे एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं. मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन इधर ही, आपको याद होना चाहिए हमारे पॉपुलेशन चैप्टर से. एंड यहां पे ही रेलवे रूट्स आपको देखने मिल रहे हैं. एज यू कैन सी, अमेजोन की तरफ आपको रेलवे रूट्स मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो पूरा जंगल एरिया है. अमेजोन बेसिन पूरा जंगल एरिया है, डेंस, वहां पे वो जाना ही मुश्किल है. तो मैक्सिमम रेलवे रूट्स देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए यहीं पे है, राइट. ये मेन एयरपोर्ट्स यहाँ पे लाइक रायो डी जेनेरो, फिर सैंटोस, फिर विटोरिया, फिर ब्राजीलिया में मेन अपना कैपिटल सिटी. एंड इस तरफ में टूवर्ड्स थोड़ा सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे 3 एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं मुझे, साओ लुइस, फोर्टालीजा नाम है. सो ये कुछ, और यहाँ पे रेलवे रूट्स है थोड़े से. ओके, इस तरफ अमेजोन में बिल्कुल भी रेलवे रूट्स नहीं है. एक ट्रांस अमेजोनियन हाईवे जो एक तरह का नेशनल हाईवे है, पूरा मेजर रूट है, वो पूरा कनेक्ट हो रहा है मानोस, जहां पे स्टेडियम हमने देखा था. मानोस में पोर्ट भी है, पोर्ट यानी सी पोर्ट बेसिकली, बाय शिप, बोट जा सकते हैं हम लोग वहां पे. सो वो है, रोड कनेक्ट हो रहा है. एंड एकदम एंड पे क्रूजीरो डो सुल तक रोड पूरा जॉइंट हो रहा है. एयरपोर्ट्स यहाँ पे एकदम एंड पे नॉर्थ में एकदम देखेंगे तो बाउ विस्ता एयरपोर्ट है यहाँ पे, एंड पोर्टो वेल्हो एयरपोर्ट है यहाँ पे. सो दीज आर बेसिक मैप रीडिंग बेसिकली आपको करने आना चाहिए ये सारा. एंड कुछ एकदम जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो याद होने चाहिए. साओ पोलो भी यहाँ पे ये रहा. ओके, आई होप ये आपको दिख रहा है. आप भी अलग से इसको स्टडी करिएगा if you can't see this properly. So let's read about the questions they are asking about this. So Brazil transport, study the transport map of Brazil हमने देखा. Which means of transport are seen on the map? तो हमने एयर ट्रांसपोर्ट देखा, वाटरवेज देखा, रेलवेज देखा, ओके, रोडवेज देखा. तो ये अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट हमने देखे. मेजर रोड्स थे तो रोडवेज हो गया, वो रेलवेज हो गया, फिर एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया. Which means of transport has a denser network? तो डेंसर नेटवर्क विच मीन्स कौन से, मतलब रेलवेज का डेंसर था कि रोडवेज डेंसर था कि एयरपोर्ट डेंसर था? तो डेंसर आई वुड से साउथ की तरफ में रेलवेज बहुत ज्यादा डेंस दिख रहा था कंपैरेटिवली रोडवे से भी ज्यादा. भी मेरे ख्याल से रेलवेज ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे. सो आई वुड से रेलवेज आर द डेंसर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Which highway can be seen prominently? Which places does it join? तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे एक ही बड़ा दिख रहा है, ट्रांस एमेजोनियन हाईवे. कौन से इंपॉर्टेंट जगह को जोड़ रहा है? कैपिटल सिटी जोड़ रहा है ब्राजीलिया से, एंड पूरा वो मानोस तक जा रहा है, एंड टूवर्ड्स एकदम कॉर्नर, जो वेस्ट कॉर्नर बोलेंगे पूरे कंट्री का एंड पॉइंट, क्रूजीरो डॉल सुल तक वो पहुंच रहा है. What could be the reasons of the development of रेलवेज इन द साउथ ईस्ट? तो साउथ ईस्ट में ही रेलवे डेवलपमेंट, मैंने बोला रेलवे डेवलपमेंट नीचे की तरफ ही दिख रहा है. वहां क्यों है? क्योंकि यहीं पे ऐसा लैंड अवेलेबल है जहां पे स्ट्रेट, पहले तो रेलवे के लिए प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए होता है, राइट, प्लेन्स काइंड ऑफ थोड़ा सा वैसा रीजन. एंड मेन पूरा पॉपुलेशन यहीं सब कुछ डेवलप हुआ है पहले से, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग, हमने सारा रीजन देखा कि वहां पे पॉपुलेशन क्यों है, राइट. सो क्लाइमेट एंड सब कुछ के हिसाब से that is good topography for railways and good place for railways, इसलिए वहां पे ज्यादा रेलवे डेवलप हुआ है. जहां लोग ज्यादा होंगे वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, राइट. In which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? What could be the reason? तो हमने देखा कि ऊपर की तरफ अमेजोन बेसिन की तरफ बिल्कुल ही ट्रांसपोर्ट एकदम वीक था, और ये बात भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि वो प्लेसेस आर लाइक वहां जाना ही मुश्किल है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है. तो इनलैंड
फिशरीज भी नहीं होती थी एंड बोट सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, इसलिए पोर्ट भी काफी लिमिटेड थे अंदर की तरफ, राइट। तो ये सारे रीजंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यही अब वो लोग भी आंसर देंगे उस चीज का। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। ओके, रोडवेज उन्होंने कहा, हमने रेलवेज बोला था, बट रोडवेज कॉमन सेंस की बात है कि रोडवेज को ही ज्यादा बोलेंगे। यहाँ तो लिमिटेड आपको रोड दिख रहा है नीचे की तरफ, बट अगेन रोडवेज ही ज्यादा होगा, सो रोडवेज आंसर होगा हमारा। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन, अब एग्जैक्ट नंबर्स है इनके पास, तो लेट्स सी दैट। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक ऊपर करेंगे। मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री, तो रोडवेज का मोर देन हाफ ऑफ ओवरऑल, अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोडवेज पे डिपेंड हो रहा है। ओके, एंड बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कंसेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन रोडवेज का कंसंट्रेशन ज्यादा कौन सी तरफ है? ईस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा रोडवेज दिखेंगे, वेस्टर्न पार्ट में आपको रोडवेज नहीं दिखेंगे। The forested land of Amazon River Basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part. तो इसका रीजन भी उन्होंने दिया कि वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि Amazon River Basin है एंड swampy lands है। swampy lands क्या था ये भी आपको मैं बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। स्टिल आई विल से, जहां पे फ्लडी रीजन हो जाता है, पानी जैसा भर जाता है इजीली लैंड पे, दैट इज अ swampy land region. Waterways have been developed on a commercial basis on the Amazon River. कमर्शियल बेसिस के हिसाब से वहां पे डेवलप किया गया है, टूरिस्ट स्पॉट या एकदम ऐसे ही नॉर्मल घूमने जैसा नहीं है वो, कमर्शियल बेसिस पे वहां पे पोर्ट्स बनाए गए हैं। हमने मानोस में एक देखा था पोर्ट इन अमेज़न रिवर। बोट्स प्लाई फ्रॉम इक्विटस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर। सो पेरू जो कंट्री है विच इज यहीं पे साउथ में है, यहाँ पे पेरू, अर्जेंटीना पेरू, यहाँ पे वहां से निकलता है रिवर, एंड वहां से माउथ ऑफ द रिवर से पूरा वो पोर्ट निकलता है, ऐसा वो कह रहे हैं, वाटरवेज चालू होता है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दीज वाटरवेज। तो सबसे बड़े वर्ल्ड के वाटरवेज है ये, विच इज अराउंड 3700 किलोमीटर्स। ओके, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया ये, 3007 किलोमीटर्स का वाटरवे पूरा ये जुड़ता है। Another river important for waterways is the south flowing Parana river. तो पैराना भी हमने देखा था साउथ फ्लोइंग, यहाँ पे ही पैराना रिवर आती थी, टुवर्ड्स पैराना रीजन है यहाँ पे, सो वो भी एक वाटरवेज है काफी बड़ा सा, साउथ फ्लोइंग है ये रिवर। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल शिपिंग भी होता है कोस्टल एरियाज में, कोस्ट एरिया है तो कोस्टल शिपिंग, सीधी सी बात है। कोस्ट एरियाज में बहुत सारे पोर्ट हमने देखे ऊपर। रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राजील, तो रेलवे सिर्फ साउथ की तरफ ही थे तो उसे वेरी वेल डेवलप नहीं बोला है। क्यों अब वेरी वेल डेवलप क्यों नहीं बोला है? क्योंकि कंपेयर करेंगे इंडिया से तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है रेलवेज का। एंड दूसरा, उन्होंने उनकी एरिया में पूरा मैक्सिमम एरिया पूरा देखिए, पूरा अमेज़न जो पूरा इतना एरिया है हाईलैंड्स से चालू होते हुए, वहां पे कुछ भी रेलवे ही नहीं है, सिर्फ टूवर्ड्स एकदम साउथ अटलांटिक ओशन कोस्ट के यहाँ पे ही रेलवे है, तो उसे उतना डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज नहीं बोले जाएंगे, तो नॉट वेल डेवलप्ड। The use of trains for long distance transportation of passengers is restricted to a few urban tourist routes, though it is cheaper. तो दूर दूर जाने के लिए टूरिस्ट लोगों के हिसाब से ही रेलवे रूट्स बनाए गए हैं और ये चीपर है। The contribution of airways is less in the transportation system of the country, और airways भी इतने खास नहीं है, so that is not fully developed. नेक्स्ट हमारा है इंडिया ट्रांसपोर्ट। अब इंडिया के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। लुक एट द ट्रांसपोर्ट मैप्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ट्रांसपोर्ट मैप देखते हैं। हमारा इंडिया का इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्ट मैप है कि हमारे यहाँ पे दो मैप इन्होंने दिया है, फॉर हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स का एक अलग से उन्होंने दिया हुआ है। थोड़ा सा ये मैं ना जूम आउट करता हूं ताकि ये एक ही बार में थोड़ा सा दिखे। ओके, फिर भी ये नहीं आ रहा है, बट ठीक है, इतना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मेजर रीडिंग करते हैं, लेट्स सी। मेन हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स दिए हुए, नॉर्थ टू साउथ हमारे यहाँ पे इतना प्यारा रोडवेज डेवलप्ड है, यू नो हाईवेज जो बेसिकली है, मेन रोड जो है सारे के, नेशनल हाईवेज जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, दैट कनेक्ट्स कश्मीर टू कन्याकुमारी, पूरा ज्वाइंट होता है।
यहाँ पे नीचे थोड़ा सा करेंगे तो देखने मिलेगा आपको, कन्याकुमारी तक ज्वाइंट होता है वो पूरा। दैट इज नॉर्थ साउथ हाईवे। ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, दैट इज जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी साउथ पॉइंट, लास्ट पॉइंट तक कन्याकुमारी तक पूरा वो हाईवे ज्वाइंट होता है। ओके, एंड दूसरा हमने नॉर्थ साउथ हाईवे बनाया, और दूसरा ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में पूरा गुजरात का एंड पॉइंट के मतलब वहां से पूरा, वहां से लेके पूरा टूवर्ड्स वेस्ट में, दैट इज टूवर्ड्स असम एंड गुवाहाटी, वहां तक पूरा वो ईस्ट वेस्ट हाईवे जोड़ता है। तो ये सेंटर से ऐसा पूरा इंडिया को लाइक दो अच्छा खासा। एंड इंपॉर्टेंट एक और प्यारा सा रीजन है जो मैं कभी ये देखने के बाद मैंने सोचा था जरूर इसमें कभी रोड ट्रैवल करना अच्छा होगा, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है? आई वुड ट्राई टू मार्क दिस। वो मेन सिटीज को जोड़ता है, लेट मी यूज ब्लू कलर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, एंड आई नो इट्स कोलकाता, सो कोलकाता इज हियर, एंड अगेन दिल्ली। सो ये रूट इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो दिस इज अ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये मेन सिटीज हमारी जो है इंडिया की, मेन जो लाइक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके चारों तरफ का, उसको जोड़ता है। तो इट इज अ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये भी रूट बड़ा प्यारा है। तो कभी आप मुंबई से स्टार्ट करिए, चेन्नई जाइए, चेन्नई से कोलकाता होके दिल्ली होके वापस से मुंबई जाइए, रोड ट्रिप करिए कभी। सो ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा। जो एग्जैक्टली ब्लैक नहीं कहूंगा, लाइट ब्लैकिश कलर में नेशनल हाईवे दिखाया गया है। नेशनल हाईवे का कनेक्शन देखिए। नेशनल हाईवे क्या होता है? इट इज बेसिकली कनेक्टिंग ऑल द इंपॉर्टेंट, पहली बात तो कैपिटल ऑफ द स्टेट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज अलोंग द लाइन, वो पूरे उसको कनेक्ट करता है, उसे नेशनल हाईवेज कहते हैं। एंड मेजर पोर्ट्स दिए हुए हैं, तो मेजर पोर्ट्स आई कैन सी in east side I can see Kolkata, and in the west side I can see Khandla, that's in Gujarat, and पोरबंदर। तो ये तो इंपॉर्टेंट, पोरबंदर तो नाम सुना ही होगा आपने, पोरबंदर। एंड यहाँ पे ईस्ट साइड में आपको देखने मिलेगा कोलकाता, एंड नीचे की तरफ साउथ में आपको देखने मिलेगा कोचीन, दैट्स इन तमिलनाडु, एंड चेन्नई, दैट्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सो ये इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम ऑल्सो, विशाखापट्टनम भी दिख रहा है। सो दीज आर द मेजर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स जो हमारे यहाँ पे है। और भी पोर्ट्स है, छोटे छोटे पोर्ट्स, ये मेजर पोर्ट्स है, लाइक बड़े पोर्ट्स एकदम नामचीन जैसे बोलेंगे हम। सो दैट वाज द रीडिंग ऑफ। ओके, ऊपर कुछ क्वेश्चन तो नहीं हमने छोड़ दिया। ओके, क्वेश्चंस थे, व्हिच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप? तो रोडवेज आर विजिबल एंड वाटरवेज आर विजिबल। In which part of India is the density of railways more? Okay, रेलवे कहाँ ज्यादा दिख रहा है? ओके, रेलवे तो इसमें नहीं है, रेलवे मेरे ख्याल से नीचे वाले मैप में है, तो वो हम वहां पे जाएंगे अभी। नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो पोर्ट्स तो हमने बता दिए, पोरबंदर, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, 5 हो गए मेरे ख्याल से, राइट। और एक और है तो खंडला, खंडला। ओके, दैट्स इन गुजरात। Which parts of India have a sparse network of transport? Sparse यानी कि कम कहां पे होगा? What could be the reason? तो ऑब्वियसली बात है, टूवर्ड्स आप माउंटेनियस हिमालयन की तरफ जाओ, उत्तराखंड रीजन, जम्मू कश्मीर देखिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट इतना नहीं देखने मिलेगा, दैट इज स्पार्स। क्योंकि वहां पे सीधी सी बात है, व्हाट वुड बी द रीजन? टोपोलॉजी, बिकॉज वहां का हिली रीजन है, वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। दूसरा मैप अलग से जिसमें रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स अलग से दिखाया, तो इसका वो क्वेश्चन था कि रेलवे का कंसंट्रेशन डेंसिटी ज्यादा कहां पे था, राइट। लेट मी अगेन रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। सो हमारा इतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर एक ही मैप में ये दिखाते। ब्राजील का हमने सब कुछ एक ही मैप में देख लिया, हमने इंडिया का 2 मैप बनाना पड़ा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स और इतना वास्ट है हमारे यहाँ पे वो। सो विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर? तो रेलवे ज्यादा कहां पर है देखते हैं। सो ये मैप आप देखते हैं, इसको, ये छोटा मैप है, इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं मैं। सो लेट मी जूम इट आउट। ओके, सो दिस इज ओके, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। सो रेलवे नेटवर्क पूरा दिखाया हुआ है। अगेन रेलवे नेटवर्क पूरे कंट्री के इंपॉर्टेंट सिटीज को एंड स्टेट कैपिटल्स को जोड़ता है पूरा का पूरा। एंड एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा, एंड डेंसिटी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रहा है टूवर्ड्स द गंगैटिक प्लेन्स का, जो नॉर्थ प्लेन्स जो दिख रहा है मुझे, वहां पे देखिए रेलवे नेटवर्क कितना कॉम्प्लेक्स है। तो
क्यों वहां पे ज्यादा होगा? क्योंकि प्लेन रीजन है तो, और पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, यू नो, तो वो हिसाब से वहां पे नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क्स काफी फैला हुआ एंड काफी स्ट्रांग है। ओके, हमें एयरपोर्ट्स भी यहाँ पे मेजर पूछे तो, सो एयरपोर्ट्स यू कैन सी एयरपोर्ट प्लेन का साइन है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, फिर नीचे कन्याकुमारी के यहाँ पे मार्क्ड है अगेन, एंड फिर मुंबई पुणे, अहमदाबाद, एंड यहाँ पर टुवर्ड्स हावड़ा कोलकाता में, एंड फिर आगरा दिल्ली। ओके, सो दिल्ली, सो ये मेजर एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ पे और भी बेसिकली हर जगह पे है हमारे यहाँ पे, बट ये मेन हमारे एयरपोर्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं। सो लेट मी थोड़ा सा जूम आउट करके रीडिंग करते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिए हर चीज का। लेट्स रीड द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नीचे से। ओके, एज कंपेयर टू ब्राजील, इंडिया हैज अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पे ज्यादा डेंस, यहाँ पे ज्यादा हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज्यादा है कंपेरेटिवली ब्राजील। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर। तो पैसेंजर एंड फ्राइट यानी कि क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट वगैरह चीजों, गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए जो होता है वो। सो 85, ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं। 85% पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे रोडवेज से, एंड गुड्स एंड वगैरह का 70% है। फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, और रेलवेज की वजह से भी ये काफी और बढ़ा है। रेलवेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे लिए रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस in the hill states, northeastern states, central parts of the India and Rajasthan, while it is dense in the North Indian plains। तो ये हमने देखा था, डेंसिटी ज्यादा कहां पे देखी थी हमने, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, गंगेटिक प्लेन्स के यहाँ पे थी, एंड हिली रीजन एंड राजस्थान में रेलवेज इतना डेवलप नहीं है। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंस आर लार्ज। तो हमारे जैसी कंट्री के लिए रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर वाटरवेज आर चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपको पता ही होगा। हर एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज सबसे चीप होता है। वाटरवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। हमारे कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वाटरवेज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1% है। इट कंप्राइजेज रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर, क्रिक्स एटसेट्रा। तो इसमें रिवर्स सारे मेजर आ जाती है, कैनाल्स, वाटर, बैक वाटर्स, ये सारे जितने भी अलग अलग तरह के रिवर रूट्स है, वाटर रूट्स है, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू ओशन रूट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे जितना फॉरेन ट्रेड है, मतलब माल यहां से वहां, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जितना होता है, 95% हम लोग वाटरवेज यूज कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हो क्यों? बिकॉज अगेन पहले लाइन में इसका आंसर था, वाटरवेज आर चीपर। ओके, मैं प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह माल भेजूंगा, कार्गो भेजूंगा, मुझे कितना हैवी कॉस्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं वाटरवेज का इस्तेमाल करूंगा, शिपमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा, सो वो मुझे चीपर पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए apart from international trade, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country। तो इसके अलावा, ट्रेड के अलावा क्यों काम आता है? आइलैंड्स पे जाने के लिए, हमारे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, एंड दूसरे सिटीज और वगैरह से भी जो जुड़ा हुआ है हमारा रिवर्स कनेक्शन, उसमें भी हमें जाने का मिलता है रेस्ट ऑफ द कंट्री। As compared to Brazil, airway in India are more developed and the use of internal airways is also increasing। तो हमारे यहाँ पे ब्राजील से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा ही एयरवेज हमारे यहाँ पे डेवलप्ड है, एंड इंटरनल एयरवे यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स ज्यादा इंक्रीज होते जा रही है हमारे यहाँ पे। अलग अलग सिटीज को, अलग अलग जो जगह पे एयरपोर्ट्स नहीं थे वहां पे डेवलप हो रहे हैं, वहां पे फ्लाइट कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे पहले कोई भी एयरलाइन हर जगह पे नहीं पहुंचती, मतलब हर सिटी को कवर नहीं करती है, ऐसा नहीं होता है। तो वो अब धीरे धीरे हर जगह पे पहुंच रही है, ऐसा। ऑलवेज रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है, इट मीन्स हमारा कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है।
Give it a try. Arun called his mother from Digboy at 7 a.m. At what local time will his mother pick up his call at Jaisalmer? Okay, तो Digboy is in Assam and Assam में ये मेरे ख्याल से yes, Digboy is in Assam, towards east में है, and Jaisalmer is in Rajasthan. तो 7 a.m. को सुबह 7 बजे अरुण अगर अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी मॉम कितने बजे फोन उठाएगी? तो ये यहाँ पे आपको समझना है पहले कि हमारे यहाँ पे लोकल टाइम एक ही है, कॉमन लोकल टाइम यूज करते, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। लोकेशन एक्सटेंड में जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है तो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की थी फर्स्ट मेरा जो ज्योग्राफी का वीडियो था लोकेशन एंड एक्सटेंड, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो देखना, तो ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आज का। लोकल टाइम का कंसेप्ट क्या है, तो ग्रीन विच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, एंड हमारे पूरे कंट्री का हम एक ही टाइम कंसीडर करते हैं, दैट इज द लोकल टाइम। तो 7 बजे अगर कॉल किया है तो 7 बजे ही जैसलमेर में भी तभी 7 ही बजे होंगे, क्योंकि हम कॉमन लोकल टाइम यूज करते हैं, एक ही लोकल टाइम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन इन ब्राजील, you have already aware of the vast longitudinal extent of Brazil. Given are the westernmost and easternmost extreme points of the Brazil mainland in 9.2. Calculate the difference in time between the 2 points. So ब्राजील का थोड़ा सा ये नीचे कर, ओके, ब्राजील का एज यू कैन सी 1 2 3 4 पार्ट्स में, लेट मी राइट दिस डाउन, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 जोन्स, टाइम जोन है ये, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। सो ये इतना रीजन एक टाइम फॉलो करता है, इतना रीजन अलग टाइम फॉलो करता है, इतना रीजन अलग टाइम फॉलो करता है, और इतना सा रीजन अलग टाइम फॉलो करता है। ये लॉजिक आपको पहले समझना है। इंडिया का जबकि अब भी मैंने आपको बताया कि एक ही टाइम फॉलो होता है। ब्राजील पहली बात ग्रीनविच मीन टाइम से बाद में आता है, जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, उसके बाद उसके ईस्ट उसके वेस्ट साइड में, सॉरी उसके वेस्ट साइड में पड़ता है, और हमारा कंट्री ईस्ट साइड में पड़ता है, यानी ग्रीनविच, ओके आई एम गोना मेक इट, आई एम गोना ड्रॉ इट, सॉरी मैं ये ड्रॉ करके ये एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको लोकेशन एक्सटेंड वाला वीडियो प्लीज एक बार देखिएगा, थोड़ा सा आपको हेल्प होगा। अब ये फुल डिटेल फिर से अगेन फुल डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत फिर उसमें अलग ही पूरा हम चले जाएंगे। सो दिस इज माई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे ग्रीन विच मीन टाइम कहते हैं, यानी कि ये टाइम पे हम लोग हमारा इसके बेसिस पे हमने टाइम जोन पूरा डिवाइड किया हुआ है हर एक कंट्री का। ओके, सो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लोकेशन एक्सटेंड में, तो उसमें देखना टुवर्ड्स दिस साइड इज अवर ईस्ट एंड टुवर्ड्स दिस साइड हमारा वेस्ट होता है लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया का कहीं यहाँ पे आता है, सो हम हमारा डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या है, यानी कि अगर इधर 12 बज रहे हैं, इधर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे तभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, ऐसा। तो हम लोग +5 30 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट्स हम लोग आगे है, और ब्राजील का इस तरफ पड़ता है, तो ब्राजील का टोटल ऐसा इतना एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इतना ज्यादा है ब्राजील का कि वहां पे 4 अलग अलग टाइम जोन गिरता है, 4 अलग अलग टाइम जोन गिरता है। तो वो यहाँ पे दिया है -2, यहाँ पे आप देख सकते हो -2 है ये वाला, फोर्थ वाले में -2 चल रहा है, थर्ड वाले में -3 चल रहा है, सेकेंड वाले में -4 चल रहा है, और लास्ट वाले में -5 चल रहा है। इट मींस ग्रीन विच मीन टाइम से 2 घंटा पीछे। तो अगर इधर 12 बज रहे तो इधर तभी फोर्थ वाले जगह पे 10 AM हो रहा होगा। 12 बज रहे तो यहाँ पे 10 सुबह के 10 बजे होंगे, यहाँ पे 9 बज रहे होंगे, इतने एरिया का टाइम में 9 बज रहे होंगे। ओके, सेकेंड वाले में 4 घंटा पीछे, तो सीधी सी बात है 8 AM बज रहे होंगे, और लास्ट वाले में 7 AM हो रहा होगा। सो ये टाइम फॉलो किया जाता है ब्राजील में, 4 अलग अलग टाइम जोन है, और रेड लाइन आपको जो क्रिस क्रॉस दिख रही है, आई डोंट नो, रेड नहीं है पिंकिश लाइन है, वो ब्राजीलियन टाइम जोन है, यानी कि ब्राजील ऑफिशियली कौन सी टाइम जोन फॉलो करता है, तो इस सेंटर में ये आपको क्रिस क्रॉस जो लाइन दिख रही है, दैट इज ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम उसको बोलेंगे, ब्राजीलियन टाइम जोन, BRT बेसिकली, वो सेंटर वाला फॉलो करती है, मतलब -3 आवर्स वाला फॉलो करती है। मतलब वहां पर ऑफिशियल, अभी ऑफिशियल एक टाइम सिलेक्ट करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए सारे रेलवेज,
एयरपोर्ट्स और जितने भी कामकाज होते हैं हमारे टाइम के ऊपर चलते हैं, राइट। तो वो एक टाइम फिक्स करना जरूरी है। अगर मैं 10 बजे बोल रहा हूँ तो सामने वाले के लिए भी वो उस हिसाब से 10 बजना ही चाहिए, राइट। उसके हिसाब से अगर टाइम अलग होगा टाइम जोन के हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल टाइम क्या यूज करता है ब्राजीलियन टाइम जोन, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम वो क्या यूज करता है, -3 वाला, मेरे ख्याल से एवरेज के हिसाब से वो यूज कर रहा है। सो -3 आवर्स वाला, यानी कि 9 AM का जो लाइन है वो उसका स्टैंडर्ड टाइम है ब्राजील का, और कैपिटल सिटी यहीं पे है ब्राजील या कहीं पे। तो उस हिसाब से इतना पूरा जोन जो है दैट इज -3 आवर्स, 9 AM वाला जोन, ये उनका एवरेज टाइम जोन वो लोग ब्राजीलियन टाइम जोन गिनते हैं। हालांकि पूरी कंट्री टोटल 4 अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड हो रही है। सो लेट्स रीड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। टाइम जोन का कंसेप्ट और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो प्लीज लोकेशन एक्सटेंड वाला वीडियो देखिएगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज द एकदम वेस्ट पॉइंट पे जो दिया है नासेंटे डो रायो मोआ, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट वेस्ट एकदम एंड पॉइंट जो ब्राजील का है, जो उसका उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल बताया 7 डिग्री 32 मिनट्स 33 सेकेंड साउथ, एंड ओके दैट इज द एल्टीट्यूड पॉइंट, एंड लॉन्गिट्यूडनल is 70 डिग्री 59 मिनट्स वेस्ट। तो ये सब क्या पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं पूरा लोकेशन एक्सटेंड में बता चुका हूं, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे दिखाया था पोंटा डो सिकास पाराबिया, which is at altitude 7 degree 09 minutes 28 seconds south, 34 degree 47 minutes west. Read the above map in the figure and answer the question. How many divisions can you see in the map? 4 divisions हमने देखे, so I'm going to write answer 4. What do this division signify? तो ये क्या बताते हैं, ये अलग अलग टाइम जोन बताते हैं, तो they signify टाइम जोन, 4 टाइम जोन्स ऑफ ब्राजील, तो टाइम जोन बताते हैं ये। What does the term behind GMT mean? तो ग्रीनविच, ये मैं आपको GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम लोग एक स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पकड़ते हैं जिसको। विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ द अदर? तो टाइम अगर मैंने जो लिखे थे अगर आपको याद होगा तो सीधी सी बात है, अहेड कौन सा होगा, ये पीछे है, तो ईस्ट पार्ट अहेड होगा। सो ईस्ट पार्ट, ईस्टर्न पार्ट वुड बी अहेड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट। वहां पे पहले बेसिकली अगर सनराइज से बात करूं तो यहां पे ईस्टर्न पार्ट पे सनराइज पहले होगा, पोंटो डो सिक्सास पे सनराइज पहले दिखेगा एंड वेस्टर्न पार्ट पे बाद में दिखेगा। कितने देर बाद दिखेगा, तो कितने आवर का डिफरेंस था, -2 था, -5 था, तो अराउंड 3 आवर्स का डिफरेंस है, तो 3 घंटे बाद दिखेगा वहां पे। ओके, तो ये थोड़ा लॉजिक समझिए टाइम जोन का, अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है। अगेन लोकेशन एक्सटेंड में ये सब एक्सप्लेन किया था, तो आप वो प्लीज वीडियो देखिए अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। हाउ मेनी मिनट्स इज द इज दिस अपार्ट अहेड ऑफ अदर्स? सो अभी मैंने बोला कि कितना डिफरेंस है, अराउंड 3 आवर्स का डिफरेंस है। एग्जैक्ट 3 आवर्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है वो लाइन का टाइमिंग दिया है। तो अराउंड 3 आवर्स, -2 था इधर और -5 है, 5-2 का डिफरेंस 3 होता है, तो आई एम गोना से अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। What does the red line in the map show? तो रेड लाइन हमने जो देखा था दैट इज द ब्राजीलियन टाइम जोन, जो ब्राजील ऑफिशियल चीजों के लिए वो टाइम जोन का इस्तेमाल करता है। दैट वाज ऑफ -2 मेरे ख्याल से, राइट, -2 था ना, लेट मी चेक, -2 था, -3 था, -2 था, नहीं -3 था, सॉरी -2 स्टार्ट था, -3 वाला जो है रेड लाइन पूरा दैट इज द ऑफिशियल टाइम लाइन। यही सारी चीज का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इतना फैला हुआ है लॉन्गिट्यूडनली, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स इज अराउंड 168 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स 48 मिनट्स। तो मैंने 3 आवर्स बोला था अप्रोक्सीमेटली, तो वो उतना ही हो गया, एग्जैक्ट इन्होंने दिया हुआ है 2 आवर्स 48 मिनट्स का डिफरेंस है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट में 2 आवर्स 48 मिनट्स का डिफरेंस आता है। देयर आर, थोड़ा ऊपर करते हैं, there are different time zones in the country, different time zones है कंट्री में, देखे हमने ब्राजील हैज 4 टाइम जोन्स, ये भी हमने बात कर ली। इट इज बिहाइंड जीएमटी, जीएमटी से पीछे है ना, वो जीएमटी से पीछे है बाय 2 आवर्स 3 आवर्स 4 और 5 आवर्स। तो ये
2, 3, 4, 5 आवर्स पीछे है जीएमटी टाइम से, यानी जीएमटी में 12 बजे है, नून 12 बज गए हैं, तो यहां पे अभी तक सुबह ही है, पीछे है वो। The red line in the map shows the GMT -03 time zone, which is considered to be the official Brazilian time, BRT. It is 3 hours behind GMT. तो ये बात भी मैंने बता दी आपको। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ब्राजील, अब डेवलपमेंट की बात करेंगे। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राजील आर वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट, तो ये अच्छा खासा डेवलप्ड है वहां पे। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स लैंडलाइंस एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अभी हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट, पीसी, राइट, सो ये कम्युनिकेशन होता है। Today more than 45% of Brazilian population has access to internet. तो 45% से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है वहां पे। The telecommunications infrastructure is fairly modern, particularly in central south Brazil. तो साउथ में भी, सेंट्रल साउथ ब्राजील का जो रीजन है वहां पे अच्छा खासा, यानी कैपिटल सिटी के आसपास का पूरा रीजन हो गया, वो अच्छा खासा डेवलप्ड है। However, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट आर ड्रास्टिकली लेस डेवलप्ड। अगेन नॉर्थ साइड अपना और नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, अमेजॉन बेसिन, जंगल है, वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको। Over recent years, mobile telephones have led the rapid expansion of telecommunication services in Brazil. The nature of Brazilian territory, especially land mass size and the large pockets of unpopulated and densely vegetated areas, create significant impediments to the expansion in coverage of telecommunication services. तो आप बता रहे कि क्यों और कैसे फर्क पड़ जा रहा है। ब्राजील इनकी जो टेरिटरी है और जितना वो जिस तरह से अनइवनली पॉपुलेटेड है, यानी कि जहां पर हमने देखा था कि पूरा 90% साउथ में ही है और बाकी का पूरा रीजन में पॉपुलेशन ही बरोबर ठीक से नहीं है, तो ये सारे रीजन में कैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का कवरेज अलग होता है एंड डिफरेंट हो जाता है, और डेवलपमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है। हालांकि अभी मोबाइल टेलीफोन सिस्टम जो है वहां पे रैपिडली, धीरे धीरे सबके पास मोबाइल तो कनेक्शन आ ही रहा है, सो मोबाइल टेलीफोन सबके पास पहुंच रहा है। Brazil is developing technology to find domestically made satellites into space with its own rockets. तो ब्राजील का भी स्पेस एजेंसी जो है वो अब खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करने का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में है, जिससे वो अपना ये कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हर कंट्री अपनी खुद की सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, जिससे ये कंट्री में कम्युनिकेशन और इजीली होता है। कम्युनिकेशन इन इंडिया, स्टडी द मैप। तो लेट्स स्टडी द मैप फर्स्ट। अगेन इंडिया का ये मैप पहले भी हम देख चुके हैं लोकेशन एक्सटेंड वाले चैप्टर में। थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं इसको, ओके। सो एज यू कैन सी स्ट्रेट लाइन हमें पता है ईस्ट वेस्ट हमारा, एज यू कैन सी द लाइन दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड में अपना कंट्री आता है। रेड लाइन आप जो बीच में डॉटेड लाइन अगर देख सकते हो, डॉटेड लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी भी उसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई एम गोना राइट दिस डाउन, ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम स्टैंडर्ड टाइम हमारे पूरे कंट्री का हम एक ही टाइम कंसिडर करते, विच इज जीएमटी टाइम से प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। अगर ये आप देख सकते हो काफी इजीली, जूम ऐप वगैरह जो है उसमें सिलेक्शन करने आता है, जूम ऐप सबको अभी पता ही है, जूम ऐप में सिलेक्ट करने आता है टाइम जोन का। तो उसमें देखना जीएमटी के प्लस इंडिया का टाइम जोन का क्या रहेगा, प्लस 530 मिनट्स इंडिया का टाइम जोन दिखाएगा आपको, कोलकाता मुंबई दिल्ली ऐसा प्लस 530 मिनट्स दिखाएगा। सो ये चीज लाइक थोड़ा आप देख सकते हो। सो ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। ओके, मतलब वहां अगर 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी शाम हो चुकी है, दैट इज 5:30 बज रहे हैं। सो एंड नॉर्थ साउथ में आप देख सकते हो हमारा एक्सटेंड है, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, दैट इज कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। सो
अगेन बेसिकली लेट्स रीड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन क्या पूछे वो हम पढ़ते हैं तो ज्यादा इसमें मजा आएगा। ओके सो थोड़ा सा अगेन ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम हमने नंबर क्या देखा था, 98 देखा था मेरे ख्याल से, 98, लेट मी सी, 98 था, 96 था, 90 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्ट साइड का 97, ओके 97 एंड 68, 97 एंड 68 तो पॉइंट में है, बट मैं वो सिर्फ रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 97 और 68 का डिफरेंस क्या है। 97 एंड माइनस 68, तो ये माइनस करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज 7, 17 में से 8 गया तो 9 बचा और एक 2, 29 डिग्रीज का डिफरेंस है, 29 डिग्रीज का डिफरेंस है, 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। सो दैट वाज द फर्स्ट आंसर कि हाउ डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, इज इट मोर देन ब्राजील? तो मोर देन ब्राजील तो नहीं है, ब्राजील में तो ज्यादा डिफरेंस था, राइट? इंडिया का लेस है, राइट? तो मोर देन ब्राजील, नो इट इज नॉट मोर देन ब्राजील, इट इज लेस देन ब्राजील। which longitude in India is called the Indian Standard Time? तो Indian Standard Time का longitude क्या दिया है? It is 82 degree 30 minutes east. So I don't know if you can see this, but I'm going to write this. 82 degree 30 minutes east is ये longitude जो पास होती है उससे हमने Indian Standard Time बोला है, Indian Standard Time इसको बोला है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉन्गिट्यूड, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द जीएमटी? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीएमटी और हमारे टाइम में क्या डिफरेंस है, इट इज 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है। हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया? तो एक ही लोकल टाइम है हमारे यहाँ पे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सबके पास है ऑलमोस्ट। विद डेवलपमेंट ऑफ योर ओन सैटेलाइट्स, क्योंकि हमने खुद के सैटेलाइट्स डेवलप करना चालू कर दिया, इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत आगे। थिंक अबाउट इट, इट इज 12 noon एट दिल्ली, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम इन ब्राजीलिया? ओके, ये आप लोग गेस कर सकते हो, मतलब 12 noon अगर दिल्ली में अपना 12 noon है, हम लोग ऑलरेडी जीएमटी से कितना पीछे। लेट मी ड्रॉ दिस एंड एक्सप्लेन यू कैसे ये कैलकुलेट करेंगे। So let me again make okay, I'm gonna make straight, okay, I'm gonna make a globe, छोटा सा, okay. So एक पॉइंट पे हमारा दिल्ली पॉइंट पे देर इज 12 बजे है, 12 noon। हम लोग जीएमटी लाइन 0 डिग्री से 5.5 घंटा दूर है, आगे है, ओके। एंड ब्राजील का पूछा था, राइट? ब्राजीलिया का टाइम जोन वाज 4 टाइम जोन है, +2 -2 -2 -3, तो ब्राजीलिया पड़ता था -3 में, यानी ये 3 hours इधर अलग से, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम। 12 इधर है तो पहले तो ये 5.5 घंटा पीछे जाइए, 5.5 घंटा हम पीछे जाएंगे और हम ग्रीनविच में पहुंच जाते हैं पहले। सो 5.5 घंटा पीछे 12 PM से, दैट इज 5 hours पीछे जाऊंगा तो 7 AM हो जाएगा, एंड 30 minutes और माइनस करूंगा तो 6:30 हो जाएगा, तो 6:30 AM इन ग्रीनविच टाइम हो जाएगा। और 3 hours और पीछे जाऊंगा, 6:30 से 3 hours और पीछे जाऊंगा तो -3, दैट इज 3:30। तो ब्राजील में तभी 3:30 AM, ये AM में चले गए हम लोग। रात के 3:30 बज रहे होंगे, ब्राजील में, ब्राजीलिया की कैपिटल में, ब्राजील की कैपिटल में, जब दिल्ली में 12 बज रहे होंगे, तो ब्राजील में 3:30 AM हो रहा होगा, ओके। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। माइनस पहले 5:30 hours पीछे जाना है, ग्रीनविच पे पहुंचना है, और फिर जो भी टाइम जोन ब्राजील का था उतना पीछे जाना है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट में बताइए। अभी बज रहे हैं हमारे यहाँ पे रात के 2 बज रहे, ये वीडियो में बना रहा हूँ, रात का 2 बज रहा है। आप बताइए ब्राजील में क्या टाइम हो रहा है, कमेंट सेशन में बताइएगा जरूर, ओके। हमारे यहाँ पे 2 बज रहे अभी, तो ब्राजील में क्या टाइम हो रहा है, ब्राजीलिया में एग्जैक्टली, क्योंकि 4 जोन है, तो ब्राजीलिया में आप टाइम बताइए क्या हो रहा है। सो लेट्स मूव अहेड, यूज योर ब्रेन पावर। आप ट्राई करिएगा,
ये सौरभ अश्विनी वर्क एट एमएनसी में, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ खाली। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, अश्विनी एंड सौरभ। टू ऑफ द रीजनल हेड ऑफिसेस लोकेटेड इन ब्राजील, इन रायो डी जेनेरो एंड मानोस। तो देखिए दोनों का टाइम जोन अलग है। पहली बात, रायो डी जेनेरो का अलग टाइम जोन है, मानोस का अलग टाइम जोन है, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव द कॉन्टैक्ट ईदर ऑफ द हेड ऑफिस कॉन्स्टेंटली। दोनों को अपने हेड ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, एज दे हैव टू एडजस्ट टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली to the head office, find out the corresponding timings in India. If they are working, office time is 10 a.m. to 5 p.m. in Brazil. तो उनका वर्किंग आवर है 10 a.m. to 5 p.m. तो उनको ये टाइम जोन, टाइम इंडिया और ब्राजील का टाइम जोन दिमाग में रखते हुए क्या टाइमिंग पे ऑफिस में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सौरभ का रिस्पेक्टिवली है पहली बात तो, यानी सौरभ का आपको लोकेशन बताना है रायो डी जेनेरो के हिसाब से, अश्विनी का लोकेशन बताना है मानोस के हिसाब से, एंड 10 a.m. to 5 p.m. का आप ये बताइए। आप ट्राई करिएगा, एक काम करता हूं मैं सौरभ का बता देता हूं ताकि आप फिर अश्विनी का ट्राई कर सकते हो। तो ब्राजील में 10 a.m. अगेन आई एम गोना मेक दिस, ब्राजील में रायो डी जेनेरो का बता रहे हैं, राइट। तो रायो डी जेनेरो का 10 a.m. to 5 p.m. मेरे इंडिया में क्या टाइम होगा। ओके, सो अगेन मुझे पहले तो ग्रीनविच तक पहुंचना है, तो आई एम रायो डी जेनेरो कितना दूर है ग्रीनविच से, तो -3, राइट, -3। तो वो पहले मैं -3 कवर करूंगा, तो +3 इधर पहुंचने के लिए मैं +3 करूंगा, और यहां पहुंचने के लिए +5.30 मिनट्स करूंगा। तो टोटल 8 hours 30 minutes आगे जाना है। तो 10 a.m. से 3 hours पहले करूंगा तो 1 p.m. हो जाएगा, और उसमें 5 hours ऐड कर दूंगा तो 6:30, यानी 6:30 p.m. से 5 p.m. के अंदर एंडिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, सेम चीज 5 p.m. में 3 hours पहले ऐड करो, तो 5 p.m. में 3 hours ऐड करूंगा तो 8 p.m. पे ग्रीनविच पे आ गया, एंड 5:30 hours ओवर, तो 8 12 पे 4 12 पे 4 1:30 a.m. तक मैं, मेरा ऑफिस टाइम इंडिया में होगा फॉर सौरभ 6:30 p.m. to 1:30 a.m. इंडिया के टाइम के हिसाब से। सो ये थोड़ा आप अश्विनी का बताइए मुझे कमेंट में, ओके प्लीज ये थोड़ा ट्राई करिएगा। टाइम जोन ऐड करना है या तो माइनस करना है, डिपेंडिंग आप इंडिया से ब्राजील जा रहे हो कि ब्राजील से इंडिया आ रहे हो। So let's read the geographical explanation for all this. India too has large longitudinal extent. The difference between the two extreme most points is 2 hours 120 minutes, जबकि वहां पे हमने देखा था 2 hours 48 minutes था, right? India has only one standard time zone. The 82.5 degree east longitude is the standard Indian standard time zone. ये भी हमने आंसर आपको बता दिया, उसमें देखा था। It passes through Allahabad. ये कहां से पास होता है एग्जैक्टली? इलाहाबाद से। It is ahead by 5 hours 30 minutes from Greenwich Meridian टाइम, मीन टाइम भी बोलते, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते इसको, मेरिडियन। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज GMT, वहां से हम 5.5 घंटे, ये सब मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, वही इंफॉर्मेशन है, आपको ये याद रखने नंबर्स, ओके। विद द एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज बिकम वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम होते ही टेलीकम्युनिकेशन, यानी आज की तारीख में सबके पास मोबाइल्स, जियो फोन, सब एकदम सुपरबली डेवलप्ड हो चुका है हमारे यहाँ पे। एंड इंडियन रेलवेज एंड गूगल ने मिलके फ्री वाईफाई भी हर स्टेशन पे, ई टेक्नोलॉजी, मतलब ई फास्ट, उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है हर एक रेलवेज को। एंड वाईफाई फ्री अवेलेबल होता है बहुत सारे प्लेसेस पे। स्मार्ट सिटीज में फ्री वाईफाई होता है हर जगह पे, नॉट ओनली रेलवेज, हर जगह पे। तो हम लोग बहुत फास्ट डेवलप हो रहे, एक्सप्लोड हो रहे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के हिसाब से। In this era of information communication, more digitally enhanced, हम digitally enhanced होते जा रहे हैं। Communication devices like mobile phones, internet, satellites are paving way to expansion for the wider reach of communication and technology. So वही बात, सेम बात कि जो डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है हमारा मोबाइल फोन्स, इंटरनेट के जमाने में, हम लोग अच्छा खासा हमारा एक्सपांड करते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। ईजी हर जगह पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। डू यू नो इसरो, दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो है, उन्होंने बहुत सारे हमारे यहाँ पे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हमने। एक टाइम पे 100 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, रिसेंटली लास्ट ईयर ही ये सब किया था।
सो ये सब हमने बहुत सारा किया है। ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी, जिसे AEB भी कहा गया है, एक सिविलियन अथॉरिटी ब्राजीलियन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज burgeoning space programs. Brazilian space agency has pursued a policy of joint technological development with more advanced space programs. Initially it was relied heavily with United States, but it is now working with China, India, Russia, Ukraine. तो ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी भी डेवलप्ड है। स्टार्टिंग में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही काम करती थी, बट आज की तारीख में चाइना, इंडिया, रशिया के साथ भी काम करती है। और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको मजा आया। एंड जरूर कमेंट में मुझे बताइए कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे ये आपको मजा आएगा टाइम जोन्स पता लगाने में। एंड मैप रीडिंग करिए, आपको भी मैप रीडिंग आनी चाहिए। मैप रीडिंग करिए, स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम लिख के रखिए, इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम लिख के रखिए, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम लिख के रखिए, रोड रूट में कौन से इंपॉर्टेंट जगह है वो देख के रखिए। सो दैट इज ऑल। आई होप आपको चैप्टर समझा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करिए। हेल्प मी आउट टू रीच मोर पीपल, मोर स्टूडेंट्स। आई वांट टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मुझे मैक्सिमम रीच दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, एंड कीप लर्निंग ऑलवेज।